हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम अजीत शर्मा और मैं आज आपको लेकर आ गया हूँ घटना चक्र का भारत का इतिहास। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये सीरीज में पूरा चलाने वाला हूँ, पूरी बुक का। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो लगा सब्सक्राइब चैनल को कर दें और पर डे आपको ये वीडियो मिलने वाली है। तो और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, बाकी को हम लोग स्किप करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी से ख़त्म करना है। पूरे देखिए 748 पेज का है ये, लेकिन हम इसे लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर में सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पाषाण काल से यहाँ की शुरुआत होती है। तो यहाँ की जो शुरुआत होती है वो पाषाण काल से होती है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँगा। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, जिसमें पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जिस काल काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसको हम बोलते थे क्या, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि आधे ऐतिहासिक काल में इसमें लिपि के साक्ष्य तो है किंतु उनके अपट्य वो उसको कोई पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो वो फिर उसके बाद क्या होता है, जब से लिखित विवरण मिलने लगे हो तो उसी को हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिनमें लिखित विवरण नहीं मिले वो प्रागैतिहासिक हो गया, जिसमें लिखित विवरण मिले वो ऐतिहासिक हो गया, जिसमें लिपि का तो मिला लेकिन क्या होगा उसको पढ़ा नहीं जा सका तो वो अर्ध ऐतिहासिक हो जाता है यहाँ पे। तो इसके बाद देखिए, प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। पाषाणकालीन का मतलब होता है जिसमें पत्थर का प्रयोग करते थे। आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता भी आती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद देखिए, सर्वप्रथम जो है 1863 में भारत में पाषाण काल की सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं उसी पर हम ध्यान देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी क्या होता है, कई प्रकार से होते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, और होता है उच्च पाषाण काल। इसमें देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो है पाकिस्तान में, जो इस समय है पाकिस्तान से जो इस समय है, जो क्या है चापर चैपिंग पीपुल संस्कृति के ऊपर प्राप्त हुए थे। उसके बाद देखिए, बदमदुराई और अदिर मक्का में हैंडेक्स संस्कृति की भी प्राप्त मिले थे, साक्ष्य मिले थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है जो एग्जाम में आता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो आपका यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन क्या था, पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्राकृतिक रूपी थे। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, मांस खाते थे, कंदफूल खाते थे। अग्नि के प्रयोग से वो अपरिचित थे अभी भी, और वो कच्चा मांस खाते थे। उनको पता नहीं था अग्नि का प्रयोग क्या है, आग का प्रयोग उनको पता नहीं था। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसी युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव में पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब देखिए, जब हम भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जब देखते हैं तो ये जो काल का समय होता है, कालक्रम जो होता है वो 1867 से 68 में आ जाता है। और यहाँ पर देखिए, आर्किबाल्ड क्लाइल ये बिंद क्षेत्र के शैल चित्र जो पेंटिंग खोज निकाली थी इन्होंने। इसके बाद देखिए यहाँ पर, इसके बाद थोड़ा सा और देखिए, गुजरात स्थित लंगराज में महत्वपूर्ण पुरास्थल है जहाँ पर इन पशुओं की हड्डियाँ, कवराज या कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो उसके बाद देखिए, मदहा में यानी प्रताप उत्तर प्रदेश में यहाँ से हड्डी, ठीक है, प्राप्त हुए थे। जी.आर. शर्मा ने मदहा के 3 क्षेत्रों को उल्लेख किया, झील क्षेत्र, बुजड़खाना संस्कृति, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और डिटेल में आएंगे जहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते नहीं हैं। ठीक है, अब इस पर हम लोग बस यहाँ पर देखिए, ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था, और यही से क्वेश्चन देने का प्रक्रिया शुरू होता है हमारे किसी भी, चाहे वो टीसीएस हो चाहे कोई भी हो। इसी काल में गेहूं की कृषि सबसे पहले गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई थी, और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में रहुला देव था। ठीक है, यानी जहाँ पर जो कृषि साक्ष्य जो मिला था वो कहाँ पे मिला था, रहुला देव में मिला था। ये कहाँ पे, गोरखपुर के बगल में संत कबीर नगर है, वहाँ से मिल जाएगा ये। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ है। उसके बाद देखिए, जो चावल के साक्ष्य थे वो कहाँ से मिले थे, कोलडियावा से मिले थे। कोलडियावा से मिले थे जो इलाहाबाद जिले में है। इसके बाद देखिए, एक चीज़ और है, चीन के यांगसी नदी घाटी में भी चावल उगाया जाता था। मक्का की बात करें तो पसम छात्र इसके मक्का के जो मैक्सिको में मिले थे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से आपको देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, यानी ये कहाँ से मिला है, बुर्ज होम से मिला हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, राख यानी पुरास्थल में राख के टीले यानी कर्नाटक के मैसूर के मिले मिले हुए थे। फिर से आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इसमें सबसे ज़्यादा हुआ था। धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि सबसे पहले धातु में कौन सी धातु प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर तांबे का प्रयोग किया गया, इसीलिए इसे ताम्रपाषाणी युग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें और थी, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर जो गिलुंद है वहाँ से तांबे के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, बाकी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्वेश्चन अब करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक जगह और है, यहाँ पर देखिए मुख्य अनाज गेहूँ और बाजरे की खेती करते थे ये लोग। ठीक है, ताम्रपाषाण युग में शिल्पकर्म में निसंदेह अच्छे थे। ये सारी चीज़ें अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। अब देखिए रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद थे। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के से पाषाण कांस्य और लोह युग में युगीन विभाजन किया गया था, ये थॉमसन ने किया था। ठीक है, उल्लिखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मध्य पाषाण काल में ही से पशुपालन शुरू हुआ था। इसके बाद देखिए मध्यकालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो इस क्षेत्र है, वो आदमगढ़ है। ठीक है, आदमगढ़, ठीक है ना, ये आदमगढ़ से है। और किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं, तो देखिए हड्डी के उपकरण जो है महादहा से भी मिला है और सराय नहर सराय से भी मिला है। ये दोनों जगह से मिला है। ये दोनों के यहाँ पे देखिए महदहा जो है वो प्रतापगढ़ में है, मरदहा जो क्या है प्रतापगढ़ में है। यहाँ पे लगातार बहुत सारी मात्रा में हड्डी और सींग प्राप्त हुए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर कि मदहा में कौन चीज़ खोजबीन कर रहा था उस समय, तो आर शर्मा थे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें आपको, और ये सराय नहर भी था दूसरा ऑप्शन। इसके बाद देखिए हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकाल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो ये भी क्या है, सराय नहर और महदहा। यहाँ से एक ही चीज़ को कई बार घुमाकर पूछ दिया है। और ये चीज़ देख सकते हैं कि यूपी आर ओ और ARO में बार बार आया हुआ है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे, कहाँ से निकले थे, ये दमदमा से निकले थे। खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, देखिए मैंने पहले ही बताया नवपाषाण काल में कृषि शुरू हो गई थी। भारत मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, भारत में अगर बात करें तो नर्मदा घाटी में मिलता है। देखिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र है वहाँ पे हथनौरा होशंगाबाद है, वहाँ से मिला हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रथम मानव जन्म भारत किस नदी के से प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर देखिए ये भी नर्मदा, पहले ही पता है तो साक्ष्य उसका मिला था। भारत मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है, तो देखिए गेहूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि भारत का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, गेहूँ था। इसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो देखिए लहुरा देव से मिला है, लहुरा देव से मिला है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लहुरा देव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, ये गोरखपुर के संत नगर कबीर नगर में है। इसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये भी देखिए ये मेहरगढ़ में भी है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़। फिर उसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक मिले थे, तो यहाँ पर देखिए मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ याद रखिएगा, कृषि के सबसे ज़्यादा प्रमाण वहाँ पर मिले हैं। पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये देखिए मेहरगढ़ से। पशुपालन कृषि आ गया तो मेहरगढ़ एकदम याद रखिए, मेहरगढ़ से होता है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ये देखिए मेहरगढ़ है ये भी। इसके बाद देखिए किस स्थानों में मध्य पाषाण के, देखिए कितनी बार ये पूछा गया, इसका मतलब है कि बार बार बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन ये बना हुआ है। किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो यहाँ पर यह बागौर में है। किसको चालकोविक युग भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ताम्र युगीन का। ठीक, देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है, इसको छोड़िए, आ जाइए किस नंबर पे। निम्नलिखित में से किस एक पुरातत्व पाषाण संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, देखिए मेहरगढ़ में भी, हड़प्पा सभ्यता में भी मेहरगढ़ था, ये चीज़ होगा। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो HD सांकलिया ने किया था। इसके बाद देखिए नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो देखिए नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, तो मृतकों को दफनाने के लिए की गई थी। राख का टीला, ये इंपॉर्टेंट है, राख का टीला जो है संगम कल्लू। ठीक है, संगम कल्लू नामक नौपाषाणी स्थल था, ये यहाँ से था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका गुफाओं के शैल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए ये कहाँ पे, भीमबेटका कहाँ पे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, और भीमबेटका जो है प्राकृतिक हाथी सेल की चित्रकला का सिस्टम हुआ है, इसमें हाथी, सांबर, हिरन, ये सब चीज़ के मिले हुए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर देखिए भीमबेटका दिया, ये यही क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, ये चीज़ आ गया। ये भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे हैं, तभी आपने पढ़ा कि इसकी जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे, अब्दुल्लागंज रायसेन में, रायसेन जिला है।
फिर तो भारत में किस शिला क्षेत्र में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये भी देखिए भीमबेटका का है। ठीक है, इसके बाद भीमबेटका को किसने खोजा था, तो ये देखिए डॉक्टर विशुधर नागर ने खोजा था। ये सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको मैंने बता दिया। इसके अधिक मैंने पहले से पढ़ रखा है, इसकी बाद यहाँ से कुछ कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे अगला चैप्टर संधि सभ्यता। तो अभी ये वीडियो को मैं यहीं तक पॉज करता हूँ। इसका अगला चैप्टर हम लेके चलेंगे संधि सभ्यता, फिर उसमें हम सारे क्वेश्चन उसके कराने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कराए जाएंगे, ये याद रखिएगा।